गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के दूसरे वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डेवलपमेंट का मतलब समझा था, उसके बाद फिर हमने समझा था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, और फिर हमने समझा था वर्ल्ड बैंक जो है क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए। आज जो है हम यूएनडीपी के बारे में पढ़ेंगे कि यूएनडीपी क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं यूएनडीपी का फुल फॉर्म। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है हर साल अपने रिपोर्ट को पब्लिश करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ये जो है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपेयर करता है तीन बेसिस पे, उसके एजुकेशनल लेवल पे, उसके पर कैपिटा इनकम पे, और फिर उसके हेल्थ स्टेटस को। हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम को के आधार पे कंपेयर करता है। ठीक, देखते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो एडुकेशन लेवल को मेजर करता है, तो ये एडुकेशन लेवल को मुख्य रूप से दो आधार पे मेजर करता है। एक तो लिटरेसी रेट और दूसरा जो है नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट आप जानते हैं साक्षरता दर कहते हैं इसको, कि 7 साल से एभव वैसे बच्चे या व्यक्ति जिनको पढ़ना लिखना आता हो, टोटल पॉपुलेशन में वो कितना है उनका संख्या, वो जो है लिटरेसी रेट कहलाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी देश में 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वह कुल में से कितना बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, तो इस आधार पर नेट अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है। हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए मुख्य रूप से दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। एक तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि 1000 लाइव बर्थ पे एक साल में जितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, एक साल कंप्लीट करने से पहले, तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है हेल्थ स्टेटस को मेज़र करने के वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। इसका मतलब जो है होता है कि भाई एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ कितना है एक पर्सन का एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, कि जो जीने की औसत आयु कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो उसको जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कहते हैं। और जो है इस बेसिस पे यूएनडीपी प्रत्येक साल जो है रैंकिंग इशू करता है, और इस रैंकिंग में जो है इंडिया का जो पोजीशन है वो है 130 2018 में। ठीक है, तो ये जो है बढ़िया नहीं है इंडिया का रैंकिंग एसडीआर के रैंकिंग में। अब यहीं पे एक टर्म है हमें समझना, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई पर्सन जो है अंडर न्यूरिस्ट है और या फिर वो ओवरवेट है। इस चीज़ को जानने के लिए हम बीएमआई यूज़ करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स करते हैं। ये कैलकुलेटेड होता है, वेट केजी में लेना होता है और फिर हाइट को मीटर में लेके, ठीक है, और फिर जो है हाइट इन मीटर गुने हाइट इन मीटर, और उसको जो है वेट से उसको डिवाइड करते हैं। तो जो है बीएमआई का जो फार्मूला निकलेगा वो है वेट इन केजी इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो बीएमआई निकल के आएगा, तो अगर किसी पर्सन का बीएमआई 25 से अधिक है तो उसको ओवरवेट माना जाएगा, और अगर किसी पर्सन का जो बीएमआई है वो 18.5 से कम आता है तो वो जो पर्सन है वो अंडर न्यूरिस्ट होता है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। इसमें जो है हम भारतीय राज्यों के कंपैरिजन के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम के आधार पे भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे अधिक है। ठीक है, और जब सबसे अधिक है तो जो है वो टॉप पे रहेगा। तो समझते हैं फिर आगे कि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज़्यादा है। बट यहाँ पे कुछ जो है हम कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट देखते हैं। हम देख रहे हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम तो महाराष्ट्र का अधिक है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के आदमी को ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए,
ज़्यादा जो है हेल्दी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। केरला जो है वो ज़्यादा, केरला के जो निवासी हैं वो ज़्यादा एडुकेटेड हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं महाराष्ट्र से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि केरला में जो है एडुकेट प्रोविजंस है बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर पे, एडुकेशन पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, इसलिए केरला जो है बेटर पोजीशन रखता है महाराष्ट्र से इन सब एस्पेक्ट पे। इसका मतलब ये है कि मनी जो है वो हर कुछ नहीं खरीद सकता है ना। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए completely adequate indicator of material goods and services that citizen are able to use। जैसे हम समझते हैं इसको उदाहरण से, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो है आप पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं, है ना, जब तक कि आप उस पॉल्यूटेड जो है जगह को छोड़ के कोई ऐसे जगह में शिफ्ट नहीं कर जाते हैं जहां पहले से ही जो है पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, उसी प्रकार से जो है आपके पॉकेट में मनी तो होगा, लेकिन आप अपने आप को इन्फेक्टस डिजीज से नहीं बचा सकते हैं जब तक कि जो है पूरा कम्युनिटी जहां आप रहते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेता है। कहने का मतलब यह है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ऐसा, इसका मतलब है कि मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बिना क्षति पहुंचाए जो हम विकास करते हैं, और डेवलपमेंट आज जो विकास के लिए हम कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन को जो है कोई क्षति ना पहुंचाए, है ना। कहने का मतलब डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वी शुड टेक केयर ऑफ वेरियस रिसोर्सेस ऑफ देयर एज देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड। चूँकि उनकी क्वांटिटी लिमिट है इसलिए हमें जो है टेक केयर करना होगा रिसोर्स को यूज़ करने से पहले। अगर हम ग्राउंड वाटर के केस में भी देखते हैं तो मान के चलिए कि हम जितना वाटर यूज़ करते हैं अगर वो उतना वाटर रिप्लेनिश नहीं होगा तो क्या होगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमें जो है काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़े, काफ़ी समस्याएं देखनी होगी। जैसे मान के चलिए कि आज की डेट में अगर मोटा मोटी हम अनुमान लेते हैं कि 730 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में, तो उसमें मोर देन जो 300 या अप्रॉक्स 300 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जो है पानी की समस्या है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंसिक्वेंसेस को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं, तो वो भी जो है अच्छा नहीं है ना। ये जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो परिणाम है वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे है ऐसा नहीं है। ये जो है नहीं रेस्पेक्ट करेगा, ये नहीं देखेगा कि भाई आपके नेशनल और स्टेट की बाउंड्रीज क्या हैं, ये जो है फैलते चला जाएगा। आप कहीं अगर पॉल्यूशन फैलाते हैं तो क्या होगा, वो पॉल्यूशन उसी रीजन तक सीमित रहेगा ऐसा नहीं है, वो पॉल्यूशन और भी जो है बाउंड्रीज को क्या करेगा, बाउंड्रीज के पार चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो इश्यूज हैं वो नेशनल स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ग्लोबल समस्या बनते जा रही है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है एक कंपैरेटिवली न्यू जो है रीजन ऑफ नॉलेज है। हेंस जो है क्या है कि सभी लोग जैसे साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर हैं या अर्थशास्त्री हैं या फिर सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो सभी जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए मिलजुल के जो है काम कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।